हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या था जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ गया 1991 में, और इसके क्या क्या रीजंस थे। और ये इसके हम पढ़ेंगे 3 फीचर्स बहुत ही डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप देखो, प्रेजेंट प्रोसेस जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, ये लॉन्च किया गया जुलाई 1991 में। आप देख सकते हो यहाँ पे जुलाई 1991 में इसको लॉन्च किया गया। और इसके दो मेन रीजन थे। एक तो था इकोनॉमिक क्राइसिस और एक था पॉलिटिकल क्राइसिस। तो पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, दो गवर्नमेंट विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 मंथ, जो कि नवंबर 1990 से लेके मार्च 1991 तक गिर गई। और आप देखोगे इसी समय असैसिनेशन भी हुआ था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। ये दो मेन रीजन बताए जाते हैं कि उस समय हमारी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल नहीं थी एक तो, और उस समय असैसिनेट हो गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जो हमारी गवर्नमेंट ने, यानी कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी 1991 में, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनको कहा जाता है कि 1991 में उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बचा ली। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारी कंट्री ने जब, अगर आप देखो 1947 के बाद हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी तैयार की। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि हम लोगों ने रसिया की तर्ज पे, जैसे रसिया ने किया था उस तरह से हमारी इकोनॉमी थी। हम 5 5 ईयर्स प्लान बनाते थे। तो हमने स्टार्ट किया 1950 में 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, और 1950 से लेके और 1990 तक, यानी कि 40 साल तक हम 5 ईयर प्लान और सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरह चलते रहे। लेकिन ओवरऑल हमें देखने में आया कि हमारा जो कंसेप्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और हमें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे पैसे, जब भी इंडिया को अपना डेवलपमेंट करना होता था तो वो रिजर्व्स ले लेती थी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हम लोग पैसा ले लेते थे, और उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि उसका इंटरेस्ट ही हम लोग नहीं चुका पा रहे थे। और हमारे पास इतनी कम, मतलब हमारे पास जो पैसे थे वो इतना कम रह गए थे कि हमारे पास इतना ही रेवेन्यू था कि हम सिर्फ 2 वीक्स का पेमेंट कर सकते थे, यानी 2 वीक्स तक को अपनी कंट्री को चला सकते थे। ये हाल आ गई थी हमारी। तो जब जो उस समय की गवर्नमेंट थी, जब उसने पैसा मांगा आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, तो उन्होंने फोर्स किया कि नहीं, आप देखिए, आप अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाइए और आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए, तभी हम आपको पैसा देंगे और ये आपको ज़रूरत है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तब जाके जुलाई 1991 में, जो आप देख रहे हो डेट, यहाँ पे इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएंगे, यानी कि हम कुछ इकोनॉमी में बदलाव करेंगे। और उसके वजह से हम लोग अब पॉलिसी हम लोगों ने अपनी चेंज कर ली। तो क्या क्या थे इकोनॉमिक क्राइसिस, क्या थी अगर आप देखो, तो क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े, हम बड़े डिटेल में देखने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए कैसे। देखिए, नीड क्या थी इसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत बहुत सारी थी। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इंक्रीज इन डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। अगर आप देखो हमारी कंट्री के अंदर फिजिकल डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा था। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्टफॉल इन द गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विथ स्पेंडिंग। जो हमारी भारतीय सरकार जो स्पेंड कर रही है उसके मुकाबले जो उसका एक्सपेंसेस था वो ज़्यादा था, यानी स्पेंड ज़्यादा कर रही थी, इनकम कम हो पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन को हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, जिसके अंदर खर्चा तो हमारा ज़्यादा लग रहा है और कमाई हो रही है कम। एक तो ये रीज़न था। दूसरा था इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि मोर मनी लीव्स अ कंट्री देन इट एंटर्स। यानी हम लोग देखिए, हमारा जो जो पैसा आ रहा था ना हमारी कंट्री के अंदर, वो कम आ रहा था और पैसा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो इंपोर्ट करते थे, अगर आप देखो, इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। तो इंपोर्ट करते समय हमारा पैसा ज़्यादा चला जाता था बाहर और आता कम था, क्योंकि एक्सपोर्ट ही हम कम करते थे। तो एक रीज़न ये भी बताया गया है। नेक्स्ट एक और रीज़न था गल्फ क्राइसिस। आप देखोगे 1991 में, 1990 और 1991 में गल्फ क्राइसिस आए, जिसके अंदर इराक ने इन्वेड कर दिया था, और इसके वजह से एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई थी।
तो इसने क्या किया था, अगर आप देखो कुवैत पे इन्वेड किया था इराक ने, कि वो चाहता था कि ऑयल रिजर्व्स पे अपना सारा का सारा कंट्रोल ले ले। और आपको याद होगा सद्दाम हुसैन उस समय उसने इन्वेड किया था, तो अमेरिका ने बहुत सारे कंट्री के साथ इसके ऊपर अटैक करना पड़ गया था और उस समय क्राइसिस आई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमें इस गल्फ क्राइसिस की वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि पेट्रोल के और जो जो रिजर्व्स हम लोग जो रखते थे, जो हम यूज़ करते थे रिसोर्सेज में, वो कम होने महंगा हो गए थे। फिर है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखिए हर एक कंट्री अपना एक्सचेंज रिजर्व रखती है। एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? दे आर कैश एंड अदर रिजर्व एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर मॉनेटरी अथॉरिटी। ये वो कैश रिजर्व्स होते हैं या एसेट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी रखती है अपने पास। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है? तो ये है जैसे बैंक नोट्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब हर एक कंट्री को रखना पड़ता है कि आगे फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिजर्व्स रख रखा है तो वो है चाइना। इसके पास कम मतलब 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा रिजर्व्स इसने रखा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जापान। और इंडिया का अगर आप देखो तो इंडिया ने भी रिजर्व्स बहुत अच्छा रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 469.5 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं हमारे पास, जो हमारी कंट्री ने इस समय प्रेजेंटली रखा हुआ है। अगर आप देखो तो उस समय जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटते जा रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे गवर्नमेंट को कि उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटते जा रहे थे। अच्छा, राइज इन प्राइजेस, इन्फ्लेशन भी आ गया था, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे थे, तो इसको दिक्कत हो रही थी हमारी इकोनॉमी को। और फिर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारी कंट्री की सबसे खास बात, जब सोशलिस्ट इकोनॉमी हमने बनाई तो हमने क्या किया, जितने भी प्राइवेट सेक्टर को, कंपनियों को अलाउ नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट किए और खुद ही बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट किए। तो उसमें क्या दिक्कत हुई, देखने में आया कि पब्लिक सेक्टर जो सरकार चलाती थी कंपनियों को, वो कंपनियां अच्छा नहीं कर रही थी और हर समय लॉस में जाए जा रही थी। तो इसके वजह से पब्लिक सेक्टर में जो है परफॉर्मेंस उसकी पुअर होती जा रही थी। तो ये कुछ वजह थे जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। तो याद रखिएगा 2 रीजन थे। एक तो इकोनॉमिक रीजन मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए हमने, ये अगर हम देखें तो ये मेन रीजन थे। और पॉलिटिकल रीजन भी थे जिसने फोर्स कर दिया हमारे गवर्नमेंट को कि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि हमने इतनी मेहनत बेकार कर दी। हालांकि हमारे 5 ईयर प्लान ठीक ठाक रहे, मगर उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना अच्छा हमें उनसे उम्मीद थी, क्योंकि हमारे साथ ही चाइना ने भी स्टार्ट किया था 50s में, और देखिए आज हमारे से कितना आगे निकल गया। तो अगर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट नहीं किए होते तो आज जितना हमने डेवलपमेंट किया है ये भी नहीं कर पाते, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। नेक्स्ट हम अब आते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फीचर्स क्या हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मेन हमारा टॉपिक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फीचर्स क्या हैं? तो देखिए 3 फीचर हैं। अगर आप देखो, पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन। तो देखिए लिबरलाइजेशन क्या है, क्या समझते हैं आप लिबरलाइजेशन से? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। आप देखिए पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारी गवर्नमेंट इम्पोज करती थी, रूल्स चलाती थी, कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब लाया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन जब लाया गया, तो इसमें हमारे इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया डायरेक्ट कंट्रोल से। जो सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था ना, वो थोड़ा लिबरल हो गया। लिबरल का मतलब है उन्होंने ढील दे दी, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, लिबरलाइज कर दिए। अब कैसे किए? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने डी लाइसेंसिंग कर दिया। आप देखोगे पहले हमारी कंट्री हर चीज़ को लाइसेंस देती थी, तभी कोई दूसरा जाके कर सकता था बिजनेस। तो हमारी कंट्री ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते लिबरलाइजेशन के अंदर इन्होंने डी लाइसेंसिंग लेके आए। इसमें क्या किया कि कोई भी चीज़ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, आसान तरीके बना दिए, कोई भी कंपनी आसानी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकती थी। फिर इन्होंने दूसरा स्टेप जो लिया वो था टैक्स एग्जम्पशन। अगर आप देखो लिबरलाइजेशन का के अंदर टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशन कर दिया। एग्जेम्पशन का मतलब होता है इसको खत्म कर दिया कि भाई हम टैक्स अलग तरीके, मतलब जो पहले जो टैक्स का लेने का तरीका था वो चेंज कर दिया और काफ़ी हद तक कंसेशंस देना शुरू कर दिया। जैसे कि छूट दे दी, ज़मीन की छूट दे दी और बहुत सारी सुविधाएं देने लग गए, पानी की सुविधा,
कोई भी कंपनी अगर आती और बिजनेस को मतलब कोई भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता तो उसको कंसेशंस देती थी गवर्नमेंट। फिर है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स। जो टैक्स रेट्स थे उसको रैशनलाइज कर दिया, यानी कि एक तरह से सबको बता दिया कि इतना इतना हम टैक्स लेंगे, और एक रैशनल सेट कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया कि भाई ऐसे आप बिजनेस करोगे आपको आसानी हो जाएगी। फिर है फ्रीडम टू बैंक्स टू एंटर इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए बैंक्स को फ्री कर दिया कि वो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकते हैं। तो पहले ऐसा अलाउ नहीं था, तो बैंक को अलाउ कर दिया कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो। फिर एक और काम किया लिबरलाइजेशन के अंदर, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए फ्री कर दिया। कोई भी पर्सन इंपोर्ट कर सकता था कैपिटल गुड्स, यानी कि एसेट्स को खरीद सकता था कहीं से भी। फिर है फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी। हमारी जो लिबरलाइजेशन की जो स्टेप था इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना आसान कर दिया और अलाउ कर दिया कि आप टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये थे तरीके। अगर आपको लिखना है तो सीधा लिख दीजिए कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सॉफ्टनेस, यानी कि लिबरल कर देना, छूट दे देना, ढील देना। तो ये जितने भी आप देख रहे हो पहले गवर्नमेंट ने इसे लागू कर रखे थे, इन पे छूट दे दी। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी डेवलप कर सकती है, और ये एक तरीका था। दूसरा आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में देखा आपने कि गवर्नमेंट ने किस तरह से ढील दी और किस किस के ऊपर दी। दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। देखिए नाम से ही क्लियर हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर्स को आने की इजाज़त दे दी, और जो पहले पब्लिक सेक्टर थे उनकी जगह अलाउ कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है। इट मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया और पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। पब्लिक सेक्टर को घटा दिया, यानी कि जो उस समय पब्लिक सेक्टर जो हमारी, जैसे आपको मैंने बताया ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो गवर्नमेंट चलाती थी सभी इंडस्ट्री को, कंपनियों को। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि ज़्यादातर कंपनियों को बंद कर दिया, और जो अच्छा नहीं कर रही थी, इसमें दो कैटेगरी बनाई उसने। एक तो नवरत्नाज और एक मिनी नवरत्नाज। नवरत्नाज वो थी जो अच्छा नहीं कर सकती थी, मतलब अच्छा कर ही नहीं रही थी, लॉस में जाए जा रही थी, और मिनी रत्नाज अच्छा कर रही थी। तो इसने क्या किया, प्राइवेट कर हाथों में दे दिया कि लो भाई ये हमसे नहीं चल रही, आप लोग इसे चलाओ, और इसको एक तरह से प्राइवेटाइज कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक जो चलाती थी खुद कंपनियां, उनको छोड़ दिया और उनको बोला कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इनको चला सकता है। अब इसमें करा क्या, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सिंपल सा तरीका था, चेंज इन ओनरशिप। इसने क्या किया, ओनरशिप में बदलाव ले आए। ओनरशिप में क्या किया इन्होंने कि टोटल नेशनलाइजेशन। अगर आप देखो टोटल नेशनलाइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्राइवेट एसेट्स टू पब्लिक एसेट्स इनटू पब्लिक एसेट्स बाय ब्रिंगिंग, अगर आप देखो ब्रिंगिंग टीम अंडर पब्लिक गवर्नमेंटशिप, ओनरशिप जिसको हम कहते हैं, कि इसमें क्या हुआ, ये अगर आप देखो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट एसेट्स को पब्लिक एसेट्स के अंडर में दे दिया गया था। और अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जब स्टार्ट किया था हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो जितने भी राजा महाराजा थे, क्योंकि उस समय तो राजा महाराजा थे, तो उनकी एसेट्स को गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था, सबके एसेट्स को गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो ये इसको हटाया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया कि प्राइवेट के हाथों में देना शुरू कर दिया। तो टोटल नेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो उस समय प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि जो राजा महाराजाओं से जमीन ली गई थी जो कि गवर्नमेंट की हो गई थी, इसको प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दे दिया, और इसकी ओनरशिप दे दी प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में। दूसरा आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर आप जानते ही हो, इसमें क्या होता है, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है दो कंपनियां आपस में हाथ मिला लेती हैं। जैसे एक बाहर की कंपनी होगी, एक अपने कंट्री की कंपनी होगी, तो दोनों जब हाथ मिलाएंगी तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। जैसे मारुति सुजुकी देखो आप, मारुति इंडिया की कंपनी है, सुजुकी जापान की कंपनी है, तो ये दोनों ने हाथ मिला लिया। तो प्राइवेटाइजेशन में यही किया कि भाई जॉइंट वेंचर को अलाउ किया कि आप दूसरे देश की कंपनी हमारे देश की कंपनी के साथ मिलके काम कर सकती है। तो ये एक तरीका था। फिर लिक्विडेशन को प्रोसेस आ गया। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनियां अच्छा नहीं कर रही थी उन्हें लिक्विडेट कर दिया गया। लिक्विडेट का मतलब होता है कि आप देखो कि ब्रिंगिंग बिजनेस टू एन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट्स टू क्लेमेंट्स, यानी जो बिजनेस अच्छा नहीं कर रही है उनका एंड कर दो और उनसे बेच के दूसरे को दे दो, जो क्लेम कर रहे हैं उनको दे दो वो, और उनसे जो पैसा मिलता है, जो इसके जिनसे उधार लिया कंपनी ने, डेट लिया है,
उनको पैसे चुकता कर दो। तो लिक्विडेशन वाला प्रोसेस ले आए गवर्नमेंट कि भाई लिक्विडेट कर दिया, जो अच्छा नहीं कर रहे थे उनको बेच के, और पैसा जो है जिनके उधारी थी उनको सबको दे दिया, और जिन्होंने क्लेम किया कि हम चला लेंगे उनको हैंड ओवर कर दिया। और लास्ट है वर्कर्स कोऑपरेटिव। वर्कर्स कोऑपरेटिव आप देखोगे ये ओन एंड सेल्फ मैनेज बाय वर्कर्स होता है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है, अगर लोग चाहेंगे तो वो अपना एक मैनेजर चुन के और बिजनेस को खुद ही रन कर सकते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन की इंपॉर्टेंस है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली आप देखो, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि आइए और हमारी कंट्री के अंदर आप बिजनेस कीजिए, और पब्लिक सेक्टर्स को हटा दिया गया जो अच्छा नहीं कर रहे थे, और जो कुछ अच्छा कर रहे थे उनको भी गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगा के और प्राइवेट पब्लिक मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब आप देखोगे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो आप देखोगे एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे यूज जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमारी कंट्री के अंदर, इसका अच्छा यूज हो सकता था, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया। टू अर्न मोर फॉरेन करेंसी, प्राइवेट करने से फ़ायदा ये हुआ कि फॉरेन करेंसी हमें ज़्यादा मिलने लग गई, क्योंकि बाहर की कंपनियां आएंगी यहाँ बिजनेस में पैसा लगाएंगी तो वो अपना खर्चा भी करेंगी, और इससे हमारी फॉरेन कंट्री से करेंसी आएगी। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए कि हमारी इससे इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो एक तो रिसोर्सेज को बढ़ाना था, फॉरेन करेंसी को लाना था, और हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको डेवलप करना था। इसके एडवांटेज क्या थे, एडवांटेज ये थे कि जो रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन, हमारे पास जो इकोनॉमिक बर्डन था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत था। एक तो पब्लिक जो जो गवर्नमेंट चला रही थी, कंपनियां वो अच्छा नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ रहा था जिससे कि वो अच्छा करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो थी नहीं, तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन था, वो बर्डन हट जाता इससे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाती, क्योंकि आप देखोगे सरकारी जो कंपनियां होती हैं उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनको उतना टेंशन नहीं रहती है, और वो उनको सैलरी अपना फिक्स रहती है, तो वो उतना अच्छे से ब्यूरोक्रेट्स अच्छे से काम नहीं करते थे। तो अभी देखने में आया कि प्राइवेटाइजेशन से फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और तीसरा, एनकरेज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अगर आप देखोगे तो प्राइवेटाइजेशन करने से फ़ायदा ये हुआ या ये होता है कि इससे इन्वेंशन बढ़ जाता है, इन्वेंशन शुरू हो जाता है। आप देखिए आज हमारे आसपास प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में कंट्रोल है, तो इससे इन्वेंशंस बढ़ते हैं और सुविधाएं बढ़ती हैं एज अ कस्टमर हम लोगों को। नेक्स्ट जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है सर? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इट इज़ अ प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है सबको इंटीग्रेट करना, एक जगह ला के खड़ा कर देना। आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिंगिंग पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो एक जगह ला के रख देना, ब्रिंगिंग मार्केट ऑफ ऑल द कंट्रीज एट वन प्लेस, ये भी हो सकता है। अब आप देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। ग्लोबलाइजेशन में रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ग्लोबलाइजेशन करने से जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने रिडक्शन कर दिया जो ट्रेड के ऊपर बैरियर रखा हुआ था। हमारी कंट्री में ट्रेड के ऊपर बहुत सारे बैरियर्स हुआ करते थे, क्योंकि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, तो हम लोगों ने बैरियर लगा रखा था कि कोई भी बाहर की कंपनी हमारे कंट्री में आके बिजनेस नहीं करेगी। अगर कोई सेटअप करता है तो उसको लाइसेंस का प्रोसीजर था, ये सब हमने हटा दिया, और हमने कहा कि ठीक है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है या यहाँ आके काम करना चाहता है तो आइए और आपका स्वागत है। तो ट्रेड बैरियर को हमने हटाया, व्यापार करने का जो बैरियर था वो खत्म कर दिया, यानी हमारे कंट्री के अंदर के भी लोग बाहर के देशों में सामान बेच सकते थे और खरीद भी सकते थे। फिर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर जो है फ्री फ्लो कर दिया। फ्री फ्लो कैपिटल का मतलब है हम कहीं से भी कोई भी सामान यानी कोई भी एसेट को खरीद सकते थे। मान लो कहीं की टेक्नोलॉजी कोई अच्छी है तो वहाँ की हमने खरीद ली। फिर है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फ्लो फ्री फ्लो कर दिया, यानी हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे देश को दे सकते हैं, और दूसरे देश की टेक्नोलॉजी है तो हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हो मोबाइल फ़ोन्स हम यूज़ करते हैं हर देश के बने हुए फ़ोन्स के, तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी अलग अलग देश का यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में इसी वजह से। अब ग्लोबलाइजेशन कितने तरह के थे, ग्लोबलाइजेशन कितने टाइप्स के थे। एक तो था ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, जिसमें मार्केट को ग्लोबलाइज करा, यानी पूरी दुनिया की मार्केट को एक जगह ला के खड़ा कर दिया। आज की डेट में आप देखोगे हर देश से हम लोग सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, हर जगह की मार्केट एक ही मार्केट है। अगर कहीं कोई चीज़ किसी मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है तो इंडिया में भी अवेलेबल होगा।
फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का भी हमने ग्लोबलाइज कर दिया, पूरी दुनिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जहाँ पे भी कोई प्रोडक्शन होता वो सामान दूसरे जगह भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता। आप देखोगे कि एक जगह का प्रोडक्शन दूसरे जगह प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। जैसे मान लो अमेरिका कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो वही चीज़ हमारे कंट्री में भी आके प्रोड्यूस कर सकती है। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को भी ग्लोबल कर दिया, जहाँ जहाँ पे भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो हर एक पूरी दुनिया के सभी देशों में जिन जिन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया या ग्लोबलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं वहाँ के लोग। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अगर आप जैसे बीइंग इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी में पैसे लगा सकते हो। तो ये चीज़ किया, ये तरह के अलग अलग तरह के ग्लोबलाइजेशन थे। अब हमने क्या क्या मेजर्स लिए ग्लोबलाइजेशन करने के लिए? देखिए, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था ये हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, यानी कि दूसरे कंट्री की जो कंपनियां हैं वो हमारे कंपनी, जैसे हमारे कंट्री में मान लो एक कंपनी है और वो अच्छा नहीं कर पा रही है या उसके पास पैसे की कमी पड़ गई या कुछ और भी रीज़न है, तो दूसरे देश की कंपनी भी उसमें अपना हिस्सा लगा सकती है। तो ये हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। पहले क्या था, हम लोगों ने ऐसे अलाउ नहीं किया हुआ था। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये एफडीआई हम लोगों ने इसकी जो लिमिट थी इसको बढ़ा दी। फिर है रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो थी हमारी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम कोई देश हमारे कंट्री में सामान जब हम कोई इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं कि भाई आप बाहर से देश सामान मंगा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। फिर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी को डिवैल्यूएशन कर दिया, जिससे आप देखोगे हर जगह हमारी जो करेंसी है वो इस्तेमाल होने लग गई और उसके वैल्यू को हमने डिवैल्यू कर दिया। और फिर है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़। अगर देखो आप इंपोर्ट जो ड्यूटी थी उसको, जो इंपोर्ट करने पे हम लोग जो चार्जेस लेते थे अलग से, वो उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन में ये सारी चीज़ें फॉलो की गई जिससे कि आप देखोगे इफेक्ट आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं और आगे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।